हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अपेस गुरुकुल चैनल। तो आज हम मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ देखो क्या है। बायो-सावर्ट लॉ हमने लास्ट टॉपिक लेक्चर्स में पढ़ा था और अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो देखो, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ समझने से पहले हम थोड़ा सा पास्ट में जाएं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कूलॉम्स लॉ यूज़ लिया था और कूलॉम्स लॉ में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से। तो अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज है या फिर एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं तो कूलॉम लॉ का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और फॉर्मूला हम जैसे हमने पढ़ा है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/R² होता है, डाइपोल की वजह से हमने पढ़ा है KP/R³, या एक एक्सियल लाइन पर हमने पढ़ा है 2KP/R³। तो ये कहने का मतलब कि कूलॉम लॉ है, उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कब फाइंड आउट कर सकते हैं? जब हमारे पास चार्जेस जो हैं वो किस फॉर्म में हो, पॉइंट चार्जेस की फॉर्म में। लेकिन अगर हमारे पास चार्ज पॉइंट फॉर्म में नहीं है या कंटिन्यूस फॉर्म में है, तब हमने कौन सा लॉ पढ़ा था? और वो हमारे पास था कौन सा? गाउस लॉ। तो गाउस लॉ हमने स्टेटमेंट पढ़ा था और गाउस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी? E.ds। और वो हमारे पास टोटल आता है समेशन ऑफ Q/ε। तो देखो, ये दोनों लॉ हैं, वो दोनों लॉ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हमारे पास चार्ज है वो कंटिन्यूस फॉर्म में है, एसिमेट्रिकल फॉर्म में है, और यहाँ पर हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म में या पॉइंट फॉर्म में। तो यहाँ पे गाउस लॉ में हम एक सरफेस क्रिएट करते थे और वो इमेजिनरी सरफेस था गॉसियन सरफेस। ये था। तो गॉसियन सरफेस की एक प्रॉपर्टी थी कि वो क्लोज होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो सेम ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जितने भी पॉइंट्स है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लेके चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो, एक तो हमने पढ़ा गाउस लॉ। तो अगर हम कूलॉम्स लॉ के सिमिलर अगर हम बात करें, और वो हमारे पास है बायो-सावर्ट लॉ। तो बायो-सावर्ट लॉ हमें क्या दे रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड क्या था हमारे पास? μ0/4πI/r² sin थीटा, और इंटीग्रेशन निकाले तो हमारे पास dl। तो कहने का मतलब कि हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के कारण उसके एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से r डिस्टेंस पर मुझे एक पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैं इस मेथड का यूज करके उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन इसी सिचुएशन को बायो-सावर्ट है वो कूलॉम लॉ की फॉर्म में हम कंसिडर, दोनों में हम डिफरेंस और सिमिलरिटी पढ़ी है। तो बायो-सावर्ट की तरह जस्ट एक हमारे पास, जैसे कूलॉम लॉ की तरह हमारे पास गाउस लॉ आता है, वैसे ही बायो-सावर्ट की तरह हम एक रूल्स पढ़ते हैं, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। यहाँ पे हमारे पास ये दोनों लॉ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, तो यहाँ भी हमें दोनों लॉ हमें क्या देंगे? मैग्नेटिक फील्ड देंगे। ओके, अब देखो कंडीशन हमारे पास क्या है कि किस कंडीशंस में हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को यूज में लेते हैं। ओके, तो देखो बायो-सावर्ट लॉ क्या है? एक हमारे पास छोटा सा करंट एलिमेंट है और उस करंट एलिमेंट की वजह से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लॉ। लेकिन अगर हमारे पास सिचुएशन हो वो इस तरह की हो कि हमारे पास एक करंट एलिमेंट ना होकर बहुत सारे करंट एलिमेंट हो, तो उस कंडीशन में हम मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? कहने का मतलब देखो कि मेरे पास एक वायर लिया, उसी के साथ एक दूसरा वायर, एक तीसरा वायर, एक चौथा वायर, राइट? और इन सभी में करंट फ्लो हो रही है, मान लेते हैं हम, इसमें हो रही है I1, इसमें हो रही है I2, इसमें डाउनवर्ड है I3 और इसमें अपवर्ड है I4, राइट? इन सभी को हम एक स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट करके रख रहे हैं। तो देखो, ये वैसे एक कंडीशन है कि हमारे पास यहाँ पे तो एक सिंगल चार्ज है और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चार्जेस है। यहाँ पे हमारे पास सिंगल डिस्क्रीट फॉर्म में है और यहाँ पे चार्जेस है वो कंटिन्यूस फॉर्म में है। तो इन वायर में अगर करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा।
तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम एक सिंप्लिसिटी फॉर्म में निकाल सकते हैं। कौन सा लॉ यूज करके, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो देखो सिंपल कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये 2 वायर है, ठीक है, और इन दोनों वायर से करंट फ्लो हो रहा है। मान लेते हैं इसमें करंट ऊपर की ओर जा रहा है और इसमें भी करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो इनके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो राइट हैंड थंब यूज में ले सकते हैं, ये करंट की डायरेक्शन, तो थर्ड फिंगर जो है वो किसको बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है और ये इसके चारों ओर क्या क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो इन दोनों वायर की वजह से यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, इनमें फ्लो होने वाली करंट पर। अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो टोटल करंट ऐड हो जाएगा I1 और I2, I1 प्लस I2। अगर दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है तो I1 माइनस I2। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे, म्यू नॉट। और म्यू नॉट क्या था हमारे पास, परमिबिलिटी ऑफ एयर। तो एयर की परमिबिलिटी है या फिर मीडियम की परमिबिलिटी, उस पर भी मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब कि अगर मेरे पास यहाँ पर वैक्यूम है तो मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, अगर यहाँ पे मेरे पास मीडियम है तो मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, राइट। तो उस कंडीशन में इसके चारों ओर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसका फैक्टर होगा, करंट का फैक्टर होगा इनटू उस मीडियम की परमिबिलिटी। स्पेस फ्री स्पेस है तो म्यू नॉट आ जाएगा, और अगर कोई भी मीडियम है तो हमारे पास म्यू आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन चारों वायर के अलोंग अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता हूं तो वो मैग्नेटिक फील्ड एक लूप के फॉर्म में दिखाई देगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक लूप फॉर्म में होता है। तो राइट हैंड थंब रूल यूज में ले सकते हैं। तो ये जो लूप बन रहा है, ये क्लोज पाथ बन रहा है, ये किसको बताता है, मैग्नेटिक फील्ड। और इस लूप को हम नेम देते हैं एम्पीरियल लूप या एम्पियर लूप। क्या नाम देते हैं इसको, एम्पियर लूप। ओके, तो देखो यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड इस ओवरऑल करंट की वजह से है। तो यहाँ पे टोटल करंट अगर हम लें तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस I3 और प्लस में I4। ये तो हमारे पास टोटल करंट। ओके, मैंने कहा मीडियम पे डिपेंड करता है, तो इनटू में मेरे पास आता है म्यू नॉट। इनटू में मेरे पास क्या आता है, म्यू नॉट। इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसके चारों ओर जनरेट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के। तो देखो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का स्टेटमेंट या इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ, देखो कि मान लो कि इस बायोसावर्ट में इस एलिमेंट की वजह से, यानी कि DL लेंथ के एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिल जाएगा। तो सेम ऐसे देखो, अगर मैं कहूँ कि मुझे इतने से टुकड़े का पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जिसकी लेंथ मेरे पास है DL, फिर मुझे इतना सा एक पीस है उस पर भी DL, तो डिफरेंट लेंथ पर मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास है, तब ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड प्लस इस पे, तो जितने भी हमारे पास लेंथ एलिमेंट है सभी के मैग्नेटिक फील्ड को हम सम कर देंगे, और सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ओवरऑल इन वायर की वजह से, ओवरऑल इस करंट की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो देखो या तो हम क्या करें, सबको मैग्नेटिक फील्ड निकाल के डायरेक्ट ऐड कर दें, या फिर एक का निकाल कर उसको हम इंटीग्रेशन कर दें। टोटल निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज में लेते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूँ और उसका इंटीग्रेशन कर दूँ तो मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास करंट की डायरेक्शन, ये मेरे पास करंट की डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास लूप, ओके, ये हमारे पास लूप, और इस लूप की ये मेरे पास DL लेंथ। तो जिधर DL है उधर ही कौन जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसको इस तरह से समझें, तो ये मेरे पास करंट की डायरेक्शन हो गई और ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो जिधर L जा रहा है, L का मतलब लूप की लेंथ जा रही है, उधर ही कौन जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। कर्व फिंगर दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास DL की डायरेक्शन ये है तो BL की डायरेक्शन ये होगी। अगर DL की डायरेक्शन ये है तो B की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, B की डायरेक्शन ये होगी, इस पर भी ये होगी। तो जैसे जैसे लूप जिस डायरेक्शन में जाता जाएगा B भी उधर ही मूव करता जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, B.DL।
ओके। और बी डॉट डी एल है तो इसका मतलब मैं एंगल लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी डी एल कोस थीटा, और थीटा जो है वो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। दोनों सेम है यानी कि दोनों पैरेलल है। क्लियर है, तो ये बात समझ में आ गई। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से हम किसी भी अनसिमेट्रिकल फॉर्म में अगर करंट फ्लो है, कांस्टेंट करंट फ्लो है, तो उसकी वजह से हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास देखो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी डॉट डी एल, और ये किसके इक्वल होगा, म्यू नोट मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट। एक सिंपल मैनर में समझो कि हमारे पास जो टोटल करंट है वो उस मीडियम में कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, वो हमें ये स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करेगा। पाथ हमारे पास क्लोज है तो इसलिए हम यहाँ पर ये सिंबल लगा देते हैं जो क्लोज इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, तो देखो टोटल करंट हमारे पास अगर ये आ रहा है तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इस क्लोज लूप से जो टोटल करंट पास हो रहा है उस टोटल करंट का सम अगर म्यू नॉट से मल्टीप्लाई होता है तो हमें वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। अब देखो सीधी सी बात है कि B यहाँ पे कांस्टेंट है, चाहे हम यहाँ पे ले, चाहे हम यहाँ पे ले, चाहे यहाँ पे ले, क्योंकि डिस्टेंस सेम होगी। और dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो l का मतलब इस एम्पियर लूप का सर्कमफेरेंस या उसकी टोटल लेंथ। अगर टोटल लेंथ l है तो हमारे पास l आ जाएगा, 2 पाई आर है तो 2 पाई आर आ जाएगा। ओके, तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ समझ में आ गया होगा। तो सिंपल कहने का मतलब अगर हमारे पास एक क्लोज लूप में, एक क्लोज सर्किट में मल्टीपल करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो एक स्मॉल एलिमेंट की पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें और उसका इंटीग्रेशन कर दें तो वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट इंटू टोटल करंट के इक्वल होगा। ओके, तो ये हमारे पास एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अब देखो इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में थोड़ा सा समझ लें कि स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड लूप is equal to mu naught times 2 total current passing through that closed loop। ओके, तो ये देखो स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा समझे जो हमने अभी डायग्राम लिया था। देखो ये हमारे पास ये इस तरह से करंट है वो पास हो रहा है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एक लूप बन गया, ये मेरे पास करंट है वो मान लिया इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो मैथमेटिकली क्या लिख दूं मैं, लाइन इंटीग्रल का मतलब उसका इंटीग्रेशन b डॉट डी एल और मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन अराउंड ए क्लोज लूप इक्वल टू म्यू नॉट टाइम इनटू आई, और आई का मतलब नेट करंट, टोटल करंट। क्लियर है, और या इसी को हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं b डॉट डी एल म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ आई, यानी कि समेशन ऑफ टोटल करंट। तो यहाँ से देखो ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा और ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म। तो इस रूल का यूज़ करके हम कहीं से भी सिमेट्रिकल फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर मेरे पास करंट जो है, अब यहाँ पे देखो सर्क्यूटल करंट या फिर थंब रूल हम यूज में लें तो यहाँ पे करंट जो है वो किधर है, अपवर्ड, या दो डायरेक्शन ले लें ओनली कि अगर मेरे पास करंट प्लेन के इनसाइड है और प्लेन के आउटसाइड है तो हम प्लेन के इनसाइड और आउटसाइड को डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ये तो मेरे पास लूप बन गया,
ये मेरे पास दो वायर ले रहा हूँ मैं, एक वायर में करंट अपवर्ड और एक वायर में करंट डाउनवर्ड। तो अपवर्ड है तो इसका मतलब इनसाइड इनसाइड जा रहा है, और इनसाइड जा रहा है तो इसका मतलब इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। और डाउनवर्ड यानी कि बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है तो इसका मतलब वो किससे है, डॉट से। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हमारे पास, तो इसका मतलब टोटल करंट क्या होगा, अगर ये I1 है ये I2 है तो I1 माइनस I2। ओके, अब देखो गाउस लॉ भी ये था कि हमारे पास एक इमेजिनरी सरफेस होना चाहिए किसके चारों ओर, चार्जेस के चारों ओर। तो वैसे ही करंट के अराउंड हमारे पास एक लूप है, तो ये इमेजिनरी लूप है जिसको हम एम्पीरियन लूप बोलते हैं या एम्पियर लूप बोलते हैं। भेजे में गई बात ये। अब देखो यहां से कुछ पॉइंट हम लें कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो कहाँ पे वैलिड है। तो कुछ कंडीशंस में ये वैलिड होगा। क्या वैलिड होगा, देखो यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरे पास DL है और ये DL की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। अब B क्यों होगा, चाहे हम यहाँ पे लें, चाहे यहाँ पे लें, चाहे यहाँ पे लें, तो जिधर मेरे पास कर्ल फिंगर मूव कर रही है यानी कि B मूव कर रहा है, उधर ही हमारे पास लूप का एलिमेंट है वो मूव कर रहा है, ये कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, तो इसी को मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन B DL डॉट हटाते तो हमें क्या मिलता है, कोस थीटा। क्या मिलता है, कोस थीटा। और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या मेरे पास 0। तो एक तो मतलब ये हुआ कि एम्पियर लॉ वहाँ पे अप्लाई होगा जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B आर पैरेलल टू DL, उसके क्या हो, पैरेलल हो, या फिर उसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो, DR परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होगा तो सीधी सी बात है B डॉट DL कोस थीटा, और यहाँ पर B की जो वैल्यू आएगी वो कोस 90, और कोस 90 तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है? या टोटल करंट 0 है तो अभी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर? तो ये हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ। तो सिंपल लॉ हमारे पास है। अब देखो ध्यान से, अगर मुझे DL गिवन है, अगर इसकी टोटल लेंथ L है, तो बताओ इस पूरे वायर की वजह से या टोटल करंट की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेशन B DL cos 0 तो हमारे पास आ गया म्यू नॉट इंटू समेसन ऑफ I। तो ये तो 0 हो गया, सॉरी 1 हो गया। DL का इंटीग्रेशन क्या हुआ, L और म्यू नॉट इंटू टोटल करंट, राइट। तो यहाँ पे देखो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो मिल जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू टोटल लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू समेसन ऑफ I। तो अगर मैं L को डिवाइड में ले जाऊं, इस L को मैं डिवाइड में ले जाऊं, तो ये एक्सप्रेशन मुझे क्या बता रहा है, पर यूनिट लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा। तो L की वैल्यू अगर मैं 1 मीटर लूं तो पर यूनिट लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट इंटू समेसन ऑफ I। यही हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जितना करंट फ्लो हो रहा है उस मीडियम में वो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रिएट करेगा। तो एक सिंपल एग्जांपल लें कि अगर जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास एक बैलून है और उस बैलून में अगर मैं वाटर फिल करता हूं, उसके अंदर वाटर पहले से भरा हुआ और मुझे नहीं पता कि उसमें कितना वाटर है, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, उसमें 2 होल 3 होल 4 होल कितने बना सकते हैं और उन होल से उस वाटर को बाहर निकालें तो टोटल वाटर कितना होगा, जितना उस 4 होल से निकल के आएगा। तो सेम ये कॉन्सेप्ट हम लेते हैं कि इन दोनों वायर से या फिर टोटल करंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें ये देगा। ओके, अब यहाँ से देखो एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूफ भी कर सकते हैं। तो हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो है B डॉट DL और म्यू नॉट इंटू I, और जहाँ पे I जो है I इज टोटल करंट passes through loop।
तो एक क्लोज लूप से जो टोटल करंट पास हो रहा है वो हमारे पास जो होगा वो टोटल करंट आई। ओके, आप देखो इसको सिंपल प्रूफ, एक स्ट्रेट वायर की वजह से बायोसावर्ट का यूज करके हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था। तो देखो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है और उस स्ट्रेट वायर में टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो आई फ्लो हो रहा है। ओके, करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा राइट हैंड थंब रूल, तो कर्ल्ड फिंगर की फॉर्म में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस एम्पीरियन लूप में किसी भी पॉइंट पे देखो, अब मैंने ये बताया था कि एम्पियर सर्कुलर लॉ में हमारे पास जो लूप बनेगा वो सिमेट्रिकल बनेगा, तो उसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो यहाँ पर करंट है वो कांस्टेंट, ये भी ध्यान रखो कि एम्पियर सर्कुलर लॉ में जो करंट है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज विद टाइम। ओके, तो आई की वैल्यू इस पॉइंट पर सेम होगी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, और मान लेते हैं कि इस लूप की जो रेडियस है वो मेरे पास कितनी है, आर। मेथड वही है, एक स्मॉल एलिमेंट, एक छोटे से टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें और उसका सिंपल हम क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल फील्ड मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये मेरे पास डी एल, तो जिधर डी एल है उधर ही क्या होगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो, लेट टोटल करंट I passes through a straight wire, then magnetic field at point P। तो कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं, फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ। ओके, तो बायोट-सावर्ट लॉ में इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा था, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना था, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2, यहाँ से यहाँ तक कि इस वायर से इसकी डिस्टेंस, और वो कितनी है अपने पास, आर। फॉर्मूला याद नहीं हो तो डायरेक्ट हम फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा था, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये था ना। तो इनफाइनाइट वायर है तो दोनों एंगल हमारे पास कितने थे, 90, तो 90 प्लस 92, तो ये 2 कट जाएगा, तो ये डी की जगह आर, सॉरी 2 पाई आर, इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। आप देखो, तो इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, तो यहाँ पे देखो, इफ मैग्नेटिक फील्ड एट लेंथ एलिमेंट dl is B, then नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या आएगी, तो टोटल इंटीग्रेशन कर दें हम सिंपल, तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, तो इसको हम सोल्व करते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा, B DL कोस थीटा, और थीटा जो है वो क्या है हमारे लिए 0 डिग्री, दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों पैरेलल हैं तो B तो बाहर आ जाएगा, DL कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू 1, तो B डॉट DL की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, B इंटू L। ओके, ये आ गया सिंपल। अब कुछ नहीं करना, B की वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा मुझे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, तो B की वैल्यू पुट कर दें, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर और इनटू में L, और व्हाट इज L, L इज द टोटल लेंथ ऑफ लूप, तो L की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सर्कमफेरेंस ऑफ दिस लूप, और वो कितना है अपने पास 2 पाई आर,
तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, और एल की वैल्यू जो है वो 2 पाई, ये कट हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, दैट इज हैंस प्रूव्ड। इट इज प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ओके, तो सिंपल देखो, बायो-सावर्ट से हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को प्रूव कर सकते हैं और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का यूज करके हम बायो-सावर्ट लॉ प्रूव कर सकते हैं। तो दोनों हम एक दूसरे सिमिलर हैं। जैसे कुलाम लॉ से हम गाउस लॉ प्रूव कर सकते हैं और गाउस लॉ से हम कुलाम लॉ प्रूव कर सकते हैं, तो सेम सिमिलरिटी है। डिफरेंस इतना, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास था एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से क्या इतना ही आएगा। सोलेनोइड क्या है, टोरॉइड क्या है, और उनसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बाय यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कितनी होगी। ओके, थैंक यू।